diagram does not satisfy the condition of half wave symmetry, and when this occurred, we consider a0 is not equals to 0. a0 is not equals to 0, इसका मीनिंग ये होता है कि a0 की वैल्यू नॉन जीरो है, एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ a0 इज अ नॉन जीरो, इसका मतलब है कि हमें उस कोएफिशिएंट को सेपरेट कैलकुलेट करना जरूरी है। एक एग्जांपल लिया था हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज इवन सिमेट्री। हमें पता है ये दोनों ही एग्जांपल्स 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी रेज़ टू 4 प्लस टी रेज़ टू 6 एंड a cos ओमेगा 0 t, ये दोनों एग्जांपल इवन सिमेट्री की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। दैट्स व्हाई bn इज इक्वल टू 0। बट रेस्ट ऑफ द टू कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इसीलिए a0 एंड an विल बी अ नॉन जीरो। तो इसीलिए इस एग्जांपल में हमें वैल्यू ऑफ a0 एंड an कैलकुलेट करना है। वो कैसे करना है उसका आज भी ये होने के बाद हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। उसी तरह और सिमेट्री के भी एग्जाम्स थे, ये इसीलिए पता होना चाहिए, इसीलिए हम ब्रश अप कर रहे हैं, क्योंकि अभी सभी आने वाले प्रॉब्लम्स में फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री इट इज, and then accordingly we'll need to identify which coefficient will be 0 and which coefficient will be non-zero. Okay, coming to the point, this is our odd symmetry. उसकी conditions आपको पता है, x of minus t is equals to minus x of t. Example is best example is the sin omega 0 t. इसीलिए इसमें a0 will be a 0. Why? Because this function is given odd symmetry, और odd symmetry में an coefficient 0 होता है. a0 will not be 0, an is also not equals to 0. This is what odd symmetry. हाफ वेव सिमेट्री में कंडीशन होती है तो a0 इज इक्वल टू 0। एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर कि दिस फंक्शन बिलोंग्स टू हाफ वेव सिमेट्री एंड ऑड सिमेट्री। हाफ वेव सिमेट्री होने की वजह से a0 इज इक्वल टू 0 एंड an इज इक्वल टू 0 एंड bn इज नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके बाद ये सेम एग्जांपल देखे थे, ये हमारे एग्जांपल लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किए थे और आपने सभी ने इसका करेक्ट आंसर बताया था। दिस इज द आंसर। सेम प्रॉब्लम with a even symmetry. Same problem with even symmetry. Same problem with even symmetry. Same problem with half wave symmetry and odd symmetry. हाफ वेव होने की वजह से a0 will 0, odd symmetry होने की वजह से an is equal to 0 and bn is not equal to 0. Same problem हाफ वेव सिमेट्री भी है और odd symmetry भी है, इसलिए a0 an will be the 0. This is the point. अभी इस पॉइंट से हमारा डिस्कशन लेक्चर्स यूनिवर्सिटी एग्जाम के प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी मैं एक प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन करता हूं। Once you understand this problem, then rest of the problem you need to solve, because it's not possible to cover all the problems in teaching learning process. Best way I'll explain step by step. I'll give some way how to solve it and then accordingly we'll cover it. ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम को। Find the trigonometric Fourier series for the periodic signal x of t in the given figure. और एक आपको डायग्राम दी है, तो ये जो डायग्राम ये यहाँ तक इतना ही क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, इसके ऊपर कुछ भी इनपुट्स नहीं दिए जाते। तो इसके बाद सॉल्यूशन करते वक्त बहुत सारी बातें आपको प्री डिफाइंड एज्यूम करनी होती है जो एक्चुअल में होती है। अभी कैसे वो देखिए। सबसे पहले अभी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकालना है, मतलब अल्टीमेटली फोरियर सीरीज ही कैलकुलेट करना है बट बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। तो सबसे पहले देखिए ये सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं, क्योंकि हम फोरियर सीरीज उन्हीं सिग्नल्स का निकाल सकते हैं जो कि पीरियोडिक है। तो ये सिग्नल पीरियोडिक है क्योंकि हमें पता है कि सिग्नल रिपीट हो रहा है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। सेकंड, क्या ये नॉन साइनोसाइडल सिग्नल है? तो आंसर इज यस, द गिवन सिग्नल इज नॉन साइनोसाइडल सिग्नल। मी परत एकदा सांगतो, शांततेने हे प्रॉब्लेम समजून घ्या. ओके, या प्रॉब्लेम नंतर रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यू नीड टू सॉल्व इट. एंड सेकंड, आज मैं पहले 2 लेक्चर कंटिन्यू करने वाला हूँ. तो आपका पहला लेक्चर सिग्नल सिस्टम का और सेकंड लेक्चर जो आपका वैल्यू एंड एथिक्स था वो भी आई एम गोइंग टू कंक्लूड, मतलब आई एम गोइंग टू कंटिन्यू. सो हमारे पास वेट टाइम है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो. किसी को भी कुछ डाउट रहा तो तभी पूछे, क्योंकि दिस इज वर्चुअल टीचिंग. ओके, सी. सो नाउ दिस इज व्हाट द फर्स्ट कंडीशन और दिस सिग्नल इज अ पीरियोडिक. पीरियोडिक होने के बाद ये सिग्नल नॉन साइनोसाइडल भी है. नॉन साइनोसाइडल मतलब साइन एंड कोसाइन वेव छोड़कर जो भी वेव होती है वी कंसीडर दैट वेव एज अ नॉन साइनोसाइडल. तो ये आपका एग्जांपल. अभी इसमें जो डिरिचलेट्स कंडीशन है वो दी
तीन कंडीशंस है वो आपको पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि वन सिंगल पीरियड ऑफ टाइम। अब सिंगल पीरियड ऑफ टाइम क्या दिया है वो देखिए, सिंगल पीरियड ऑफ टाइम हम कंसिडर करते हैं और इस सिग्नल को आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो ये सिग्नल एक्चुअली यहां से स्टार्ट होता है यहां तक। इसके बाद सिग्नल फिर से रिपीट होता है। So actual time is from -1 to 3 because उसके बाद 3 to 7 is again going to repeat. Left hand side -1 to -5 signal is going to repeat. तो सबसे पहले पहली कंडीशन पीरियोडिक है, सेकंड कंडीशन नॉन साइनसॉइडल है, फिर डिरिचलेट्स की कंडीशन है। डिरिचलेट्स का कहना यह है कि फर्स्ट कंडीशन डिरिचलेट्स की होती है कि एक सिंगल पीरियड में नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा शुड बी फाइनाइट। तो इसमें फाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा है क्योंकि एक मैक्सिमा है 1 पे और 0 पे, -1 पे मिनिमा है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। फिर सेकंड कंडीशन पूछी गई है कि इसमें वन पीरियड में फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए। फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज दे क्योंकि एक ही चेंज हो रहा है ट्रांजिशन -1 टू डायरेक्टली -1, तो एक डिसकंटिन्यूटीज मतलब इट इज अगेन फाइनाइट। एंड द थर्ड कंडीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज व्हाट, दिस शुड बी दिस फंक्शन एक्स ऑफ टी शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। अभी ये नॉन साइनसॉइडल फंक्शन है, -1 टू 1 इस एग्जांपल में -1 टू 1 एम्पलीट्यूड 1 है और 1 टू 3 एम्पलीट्यूड -1 है। तो 1 एंड -1 का इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि द गिवन फंक्शन आल्सो सेटिस्फाई द थर्ड कंडीशन दैट इट इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। So now if you look this problem, now this problem is ready for Fourier series analysis. अब इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना वो देखिए। सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपको निकालना है टाइम। अब टाइम कहां से, तो अभी मैं इस एग्जांपल्स में -1 टू 3 आई कंसीडर वन ऑफ द सैंपल। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फोरियर सीरीज में जो भी इनपुट्स दिए सभी सैंपल्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। यू टेक वन सिंगल फंडामेंटल टाइम पीरियड एंड अप्लाई लॉजिक ऑन दैट एंड अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड व्हाट विल बी द रिजल्ट। अब ये फिर आप पूछेंगे कि सर बाकी सैंपल्स को भी, नो, देयर इज नो नीड टू चेंज, नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी हम क्या करते हैं, एक सैंपल कौन सा कंसीडर करते हैं, तो आई विल यूज -1 टू 3, दिस सैंपल आई विल यूज। आप में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है क्या सर हम 3 टू 7 यूज कर सकते हैं, आंसर इज यस। फिर आप पूछेंगे -7 टू -3, यस। सॉरी -9 टू -4, यस। आप कोई भी लिमिट का एक सिंगल फंडामेंटल ऑफ टाइम सॉल्व कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हाई आई कंसीडर -1 टू 3, -1 टू 3 के बीच में क्यों किया है, 3 टू 7 क्यों नहीं। मैंने -1 टू 3 इसीलिए कंसीडर किया है बिकॉज -1 टू 3 इज अ लिस्ट अपर एंड लोअर लिमिट इन दिस एग्जाम्पल। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हेन आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन मैथमेटिकली, उसमें हमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट भी लेना है। जब अपर लिमिट लोअर लिमिट 3 टू 7 या -3 टू -7 होंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे इन कैलकुलेशंस। तो बेटर वे, माय इंटेंशन इज व्हाट, जस्ट ट्राई टू रिड्यूस द कैलकुलेशंस, इसीलिए हम -1 टू 3 कर सकते हैं। तो सो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है -1 टू 3 के बीच में, सो द फंडामेंटल टाइम पीरियड व्हिच इज गिवन बाय t is equals to 4. So the fundamental time period for this problem is given by okay. इसके बाद हम रेंज कंसिडर कर रहे हैं -1 टू 3। तो फॉर वन पीरियड अभी हमें निकालना है फंडामेंटल टाइम पीरियड, और फंडामेंटल टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई f इज इक्वल्स टू t। 2 पाई f इज इक्वल्स टू कैपिटल T। f is nothing but or inversely proportional to t, इसीलिए इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड रहेगा ओमेगा 0 is equals to 2 pi by capital T, 2 pi by capital T
t की वैल्यू होती है 4, so the value of t is 4, so final value of omega 0 is pi by 2, is pi by 2. This is what the answer is. So हमने सबसे पहले क्या निकाला है, पीरियोडिक टाइम मतलब फंडामेंटल टाइम, फंडामेंटल टाइम के बाद हमने निकाला है ओमेगा। ओके, ये होने के बाद अभी मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, इसका हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो गिवन डायग्राम है इसमें से ये कौन सी सिमेट्री को बिलोंग करती है, हाफ, इवन एंड ऑड? ऑड। हाफ सिमेट्री, वेरी गुड। अभी इवन है कि ऑड है? ऑड है सर। ऑड है, तो हमें कौन से इवन। कौन इवन है? ओके, कैसे? नो सर, ऑड है ना। ओके, ऑड है या इवन है, एक बार थोड़ा बता दीजिए। सर ऑड। ऑड। ओके, ऑड है। इवन किसने कहा, मुझे उनका नाम जानना है। यानी डोंट, दीपक। दीपक, दीपक मुझे बताइए Yes. व्हाई यू फील दिस डायग्राम इज बिलोंग्स टू इवन सिमेट्री? सर एक में एक पे ओवरलैप होते ना दोनों का ही साइड। ओके ओके, बरं बाकीच्यांना काय वाटते, इव्हन आहे की ऑड आहे? दीपक म्हणतोय की ओव्हरलॅप होते. ऑड। सर ऑड। ऑड कोण म्हणतोय? ऑडचं नाव सांगा मला. प्रगती। प्रगती. प्रगती का बरं ऑड आहे मला सांग. सर ओव्हरलॅप केल्यावर पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह असं वेव येणार. बरोबर, पण मला एक सांगा, ओव्हरलॅप विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल ऍक्सिस कराल जी व्हर्टिकल लाईन आहे, आणि व्हर्टिकल लाईन ही सेंट्रल आहे, म्हणजे जर तुम्ही ही डायग्राम ओव्हरलॅप कराल एकमेकावरती, तुम्हाला नाही वाटत का जे 0 to 1 आहे, एक मिनिट तुम्हाला दाखवतो. सी, सेंट्रल ऍक्सिस ही आहे. ओके फाईन. आता मला तुम्ही सांगा, जर ही डायग्राम, ही साइड, होप सो यू कॅन फाइंड इट, this one means 0 to 1. 0 to 1 जर मी ओव्हरलॅप केली निगेटिव्ह साइडला, तर ती इथे ओव्हरलॅप होईल. So what I mean to say, this is what my x of t and this is what x of minus t. ज्यावेळेस रजिस्टरचं फोल्डिंग सारखं एक्झाम्पल घ्या, रजिस्टरचं फोल्डिंग ज्यावेळेस ओव्हरलॅप केला जाईल विथ रिस्पेक्ट टू व्हर्टिकल ऍक्सिस, तर दोनही पॉईंट एकमेकावर व्यवस्थित पॉईंट आउट होईल. मग अशा केसमध्ये एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ मायनस टी. तुम्ही फक्त या डायग्रामला बघा, एवढ्या येत आहे का लक्षात? येस सर. मग कुठलं सिमेट्री राहील, कुठलं सिमेट्री राहील? इवन. आणखी कोणाला ऑड वाटते का? असेल तर सांगा. दिस इज वॉट प्रॉब्लेम सॉल्विंग. आपल्याला वेळ आहे, डोंट वरी. मला एक सांगा, आणखी कोणाला ऑड वाटत असेल तर सांगा, मी कन्फ्युजन क्लिअर करतो. आता ऑड सांगतो मी कधी असतो. हे बघा, सेंट्रल ऍक्सिस दिसत आहे तुम्हाला? जर हा पॉइंट इथे असता, कळत आहे का मी काय म्हणत आहे? जर सेंट्रल पॉइंट इथे असता, आता मी सेंट्रल ऍक्सिस थोडासा टिल्ट केलाय, आता ही कुठली सिमेट्री ऑड आहे की इवन? ऑड. ऑड सर. नाव इट इज ऑड. ओके, आता मी याला इवन करायचं. इवन करताना मी बघा काय करतो, याला आता झाला सेंट्रल ऍक्सिस, म्हणजे rest of the left hand side is equals to right hand side. If you tilt, if you fold it, so then system will be absolutely conditionable for x of minus t is equals to x of t. त्यामुळे system will be even symmetrical. Okay, चला, now the given function
the given function belongs to even symmetry and half wave symmetry. Now out of three, which coefficient will be 0 and which coefficient will be non-zero? Bn equal to 0. Very good. And A0 equals to 0. 0. Very good. A0 is equals to 0 and Bn is equals to 0. मतलब हमें सॉल्व करना है only An does not Okay. equal to 0. does not equal to 0. Very good. So चलो एक बात हमेशा देखिए, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते तो हमने अभी हमारा जो टास्क है 1/3 मतलब 70% हमने हमारा कैलकुलेशन रिड्यूस कर दिया है बाय डिक्लेयरिंग दिस टू कोएफिशिएंट्स एज 0. ठीक है, ये जो अभी स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं हर एक प्रॉब्लम में ऐसा ही करना है. सो इसके बाद तुरंत मैं आपको एक प्रॉब्लम देने वाला हूं जो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना. ठीक है, सबसे पहले फंडामेंटल पीरियोडिक टाइम, उसके बाद ओमेगा फ्रीक्वेंसी निकालना है. ओमेगा निकालने के बाद हाँ आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वेव सिमेट्री है. उसके बाद पता चलेगा आपको 0 है या नॉन 0. चलो सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले यूज करते हैं स्टैंडर्ड जनरलाइज डेफिनेशन ऑफ फोरियर सीरीज. तो हमेशा ये जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर है ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है. फोरियर सीरीज की डेफिनेशन है मैथमेटिकली. डेफिनेशन क्या बताती है कि x of t is equals to a0 मतलब डीसी कंपोनेंट प्लस समेशन n equals to 1 to infinity an into cos omega 0 t. So an my first coefficient from IC, a0 my first component for DC. an into cos omega 0 t plus bn into sin omega 0 t, ये हमेशा फॉर्मूला यूज करना. इसमें आपको पता नहीं है a0 an bn, तो a0 an bn सॉल्व करने के लिए सिमेट्री पता होनी चाहिए. इसके बाद जो ओमेगा 0 है वो अननोन कोएफिशिएंट है आपके लिए, इसीलिए हमने फर्स्ट स्लाइड पे सेपरेट ओमेगा 0 भी कैलकुलेट कर दी. अभी आपको ओमेगा 0 की वैल्यू पता है, आपको अभी ओमेगा 0 की वैल्यू पता है. वो क्या है? ओमेगा 0 की वैल्यू कितनी है? Pi by 2. द वैल्यू ऑफ ओमेगा 0 जो अभी हमने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस की थी Pi/2. वो है π/2. ठीक है, π/2 मतलब 90 डिग्री है. चलो ये π/2 वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ. ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप. मेरे पास अभी चॉक एंड ऑफ नहीं है, एक एक कोएफिशिएंट्स पे आप थोड़ा सा ध्यान से रखिए. वेळ लागला तर चालेल ना, डोंट वरी. माझी इन्वेस्टमेंट है. इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम प्रॉपरली आप कोई भी सॉल्व कर सकते. चलो अभी देखिए इसमें मैंने क्या किया है, a0 will be as it is plus summation will be as it is an into cos. सिर्फ ओमेगा 0 की वैल्यू चेंज कर दी. ओके, अभी एक पॉइंट में थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, तो थोड़ा सा रह गया इसमें. इसमें एडिट नहीं होता अभी. ये जो यहाँ पे है ना, मैंने लिखना भूल गया शायद. ये जनरलाइज फंक्शंस है. ये जो ऐसे n है ना, तो यहाँ पे भी n होता है, यहाँ पे भी n है. साइन n ओमेगा 0 t एंड कॉस ओमेगा n. n लिखना मैं रह गया, मेरे दिमाग से निकल गया था. ठीक है, अब जस्ट कंसीडर फॉर जनरलाइज कंडीशन हम नंबर ऑफ एन्स के लिए बात करते हैं, तो ये फंक्शन होता है an इंटू कॉस n ओमेगा 0 t प्लस bn इंटू साइन ओमेगा 0. ये होने के बाद हमने इक्वेशन पुट कर दी. n मतलब दिस फंक्शन इज a0 प्लस समेशन in bracket an cos n omega 0 t plus bn sin n omega 0 n pi by 2 by. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नाउ इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए हमें सिमेट्री पता कौन सी है. So the given function x of t, this function belongs to half wave symmetry and even symmetry. As the given function belongs to half wave and even symmetry, so then for half wave coefficient a0 will be a0 and for bn for even coefficient bn will be 0. तो हमने ये बता दिया कि a0 and an अबव इक्वेशन में जो है a0 an bn इसमें से दो कोएफिशिएंट 0 रहेंगे. अभी बचा सिर्फ कौन सा? an. तो an का इक्वेशन आपको पता है क्या? a0 bn and 0. चलो तो कहीं ना कहीं पे इस कैलकुलेशंस में मैं आपको बताता हूँ, आपको ये भी 0 हो गया, मतलब ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है.
जीरो होने की वजह से ये भी नहीं है। अभी आपका सिर्फ इक्वेशन बनता है ये। ध्यान से धीरे धीरे चलना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपको एक रूट पता चल जाता कैसे सॉल्व करना। ये इतना इक्वेशन है हमारा। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एन पाई बाई 2 टी। इसमें कॉस हमें अभी निकालना नहीं है क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 है, मतलब कॉस की वैल्यू n में है, n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी। हमें निकालना है an। जब तक हम an नहीं निकालते ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इसके लिए सॉल्व नहीं कर सकते। तो अभी an कैसे निकालें? an के लिए सबसे पहले हम अब उसका फॉर्मुलाइज करेंगे। दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर an। an का फॉर्मूला होता है कि 2 बाई टी, टी मतलब आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड, लिमिट t0 टू t0 प्लस टी x of t into cos n omega 0 t into dt। आप मुझे बता सकते हो वैल्यू ऑफ कैपिटल टी इज व्हाट, क्या है? वेरी minus गुड। 1 to 3. 4. नहीं, कैपिटल टी की वैल्यू 4 है और जो t0 टू t0 t प्लस है ना, ये रेंज आप कौन सी लेना है ये हम आपको बताऊंगा। ये रेंज हम ले सकते हैं -1 टू 3, या तो फिर 3 टू 7, या -5 टू -1, या -9 टू -4। ये आप कुछ भी ले सकते हो, दैट इज योर चॉइस। लेकिन इसमें हम कंसीडर करेंगे -1 टू -3। इसमें आप देखिए, इसको मैं -1 टू 3 कंसीडर करते वक्त इसको मैं स्प्लिट करता हूँ। स्प्लिट मतलब दो दो टुकड़े करता हूँ। पहला टुकड़ों में -1 टू 1 कंसीडर करता हूँ जिसमें इसकी वैल्यू x ऑफ t की 1 है, और सेकेंड 1 टू 3 कंसीडर करता हूँ जिसमें इक्वेशन की वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड -1 है। तो -1 टू 3 को हम दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे, -1 टू 1 और 1 टू 3। तो इसको अभी t0 टू t प्लस में हम रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए इस इक्वेशन में थोड़े से चेंजेस थोड़े ज्यादा किए हैं इक्वेशंस में। सबसे पहले देखिए इस इक्वेशंस को 2 बाई टी, टी की वैल्यू है 4, 2 बाई 4 इज 1 बाई 2, तो ये इक्वेशन 1 बाई 2 आया है। उसके बाद हमने इस t0 टू t0 प्लस टी को हमने स्प्लिट किया। पहले क्या, पहली रेंज जो है वो हमने रखी -1 टू 1, और -1 टू 1 में वैल्यू ऑफ x ऑफ टी कितना रखा, 1, 1 इंटू कॉस एन ओमेगा 0 टी। तो ओमेगा 0 की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 टी रखा, प्लस सेकेंड रेंज कौन सी रखी हमने, सेकेंड रेंज रखी 1 टू 3। 1 टू 3 में हमें पता है कि जो x ऑफ टी की वैल्यू है, जो x ऑफ टी की वैल्यू है वो है -1। तो अभी यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई किए, -1 इंटू कॉस एन ओमेगा 0 की वैल्यू पाई बाई 2 देखिए, ये हमने इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व किया। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स? यस और नो? फाइन। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते वक्त इसका इंटीग्रेशन देखिए। सबसे पहले an as it is equals to 1 by 2 into cos n pi by 2 t। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, आपको पता है। मैंने तो आंसर दिखा दिया, क्लास में रहते थे तो 1 by 1 पॉइंट डिस्कस करते थे, बट ओके फाइन। सी इसका cos n pi by 2 t dt, इसका इंटीग्रेशन होता है cos का sin n pi by t in by 2 इंटू कोएफिशिएंट क्या है, n pi by 2, तो डिवाइडेड बाय n pi by 2 मतलब 2n pi by, मतलब 2n pi इंटू साइन n pi by 2। तो इस इक्वेशंस का इंटीग्रेशन, इस इक्वेशंस का इंटीग्रेशन ये आया है cos n pi by 2t का sin n pi by 2t
इंटू 2/n पाई। अभी 2/n पाई ये कैसे आया? 2/n पाई इज नथिंग बट व्हाट, द एक्चुअल इंटीग्रेशन ऑफ योर n पाई/2 जो इसके डिवाइड में था, मतलब साइन ax cos ax का इंटीग्रेशन क्या है? साइन ax/a, लेकिन यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो दैट बिकम्स n पाई/2, वो न्यूमेरिकल में जाके 2n पाई होता है। और इसका अपर लिमिट या लोअर लिमिट की वैल्यू भी हम पुट करते हैं। जैसे कि हमें पता है इस इंटीग्रेशन की रेंज थी -1 to 1, तो ये आप पे अपर लिमिट 1 रखते हैं और लोअर लिमिट -1। उसी तरह फिर ये जो -1 है वो फॉर्मूला का यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। फिर इक्वेशन cos n पाई/2 t, इसका इंटीग्रेशन फिर से सेम cos n पाई/2 dt का साइन n पाई/2 t और n पाई/2 का 2/n पाई, लेकिन रेंज अलग है। यहाँ पे रेंज क्या है? अपर लिमिट इज 3 एंड लोअर लिमिट इज 1। That's it. Any questions with this? सर वो लिमिट्स को स्प्लिट क्यों किया? अच्छा ये यहाँ पे क्या? ओके हाँ यहाँ पे सर। ओके, एक मिनट। कोई आंसर कर सकता है इनको? किसी ने क्वेश्चन पूछा? आपका नाम बताइए। वेरी गुड। सर धनश्री। धनश्री बजाज, am I right? यस सर। Okay. I'll answer. Okay, I told you. हाँ, कोई आंसर बता सकते हैं इनका? इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा हो कि हमने स्प्लिट क्यों किया? अरे बाबा, वो जो क्वेश्चन पूछा उनका आंसर कोई बता सकता है क्या? यस सर। हाँ बताइए। Time period is from -1 to 3, and in between -1 to 1, the value of signal is 1, and 1 to 3 value is -1. X of t, value of x of t. वेरी गुड, वेरी गुड। सी धनश्री, देखिए अभी जो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ ये हमने पहले सॉल्व किया, ये T0 to T0। इसमें मैंने एक मतलब स्टेप थोड़ी स्किप कर दी, वो मैंने लिखा नहीं मेरे पीपीटी में। वो ये है कि एक्चुअल रेंज क्या होना चाहिए? -1 to 3, जो आपने पूछा क्वेश्चन। लेकिन आप डायग्राम देखते हो तो -1 to 3 के बीच में एक ही कांस्टेंट नहीं है। -1 और 2, -1 to 3, इसके बीच में एम्पलीट्यूड एक ही रहता था, फॉर एग्जांपल 1 या फिर -1, कोई भी एक रहता था। तो हम यहाँ पे लिमिट को स्प्लिट नहीं करते थे। लेकिन दिक्कत क्या हुई? -1 to 1 के बीच में ये लिमिट 1 है और 1 और 3 के बीच में लिमिट -1 है। ये एक पॉइंट है कि जिसके वजह से हमने क्या किया, इस लिमिट को, क्योंकि देखिए -1 to 3 के बीच में आप x ऑफ t की वैल्यू कितनी रखेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप सॉल्व ही नहीं कर सकते इस इंटीग्रेशन को। जब तक आप इसको स्प्लिट नहीं करते हो तब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकते। -1 to 3 के बीच में लिमिट चेंज है, इसीलिए हमने क्या किया मैं आपको बता रहा हूं। अभी इस इक्वेशन में t की वैल्यू जो है वो 4 है, तो ये बन जाता है 1/2। इस इक्वेशन में हम -1 to 1 ओके प्लस वन टू थ्री, ये हो गया इंटीग्रेशन। अभी मैं कह सकता हूं 100% कि -1 to 1 के बीच में
मैं कह सकता हूं कि -1 to 1 के बीच में द वैल्यू ऑफ x ऑफ t इज 1। -1 to 1 के बीच में वैल्यू ऑफ x ऑफ t इज 1, क्योंकि यहाँ पे -1 to 1 की इसमें 1 है। लेकिन 1 to 3 के बीच में आपको पूछा गया कि 1 to 3 में x ऑफ t की वैल्यू कितनी है, तो मैं अभी कह सकता हूँ कि 1 to 3 के बीच में वैल्यू है -1। इसीलिए अभी इस x ऑफ t को हमने -1 रखा है और -1 to 1 के बीच में 1 रखा है। ये इक्वेशंस अभी हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। ये इक्वेशन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यदि मैं स्प्लिट नहीं करता था तो ये बेहद बड़ी दिक्कत की बात थी कि फिर x ऑफ t की वैल्यू क्या रखूं, क्योंकि x ऑफ t की वैल्यू 1 नहीं, ये 2 है। एक Have you got it? Yes, sir. यस सर। ओके ओके। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किए। ये समझ में लास्ट स्टेप? सर एक बार एक्सप्लेन करो लास्ट स्टेप। ओके थैंक यू। देखिए सबसे पहले an एज इट इज, 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट में हमने क्या किया, cos n pi by 2 इसका इंटीग्रेशन, cos n pi by 2 का इंटीग्रेशन होता है sin n pi by 2। ये हो गया सिर्फ cos का। उसके बाद जो अंदर का फंक्शन है, इंटरनल फंक्शन n pi by 2, इसका भी निकालना पड़ता है। तो वो निकलता है इंटीग्रेशन में, डिनोमिनेटर में जाता है और डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन। तो इंटीग्रेशन होने की वजह से ये डेरिवेटिव में जाता है, मतलब डिवाइडेड बाय दिस फंक्शन। इसको ऐसे डिवाइड किया जाता है n pi by 2, ये ऐसा इंटीग्रेशन है। sin n pi by 2t into n pi by 2। अभी ये क्या होगा, n pi by 2 डिनोमिनेटर में थोड़ा सा इसको आप ऊपर करते हो तो ये इक्वेशन बन जाता है 2 by n pi, 2 by n pi। मतलब सिंपल सी बात है, cos ax का इंटीग्रेशन होता है sin ax by a। तो ये जो है ये ऊपर है, ये 2 by n pi कैसे आया, बिकॉज ऑफ sin के डिनोमिनेटर में n pi by 2 था। sin के डिनोमिनेटर में n pi by 2 क्यों है, बिकॉज cos n pi by 2 का इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में एक्सप्लोर होता है, दैट्स व्हाई हियर इट इज। हाँ, फिर आपको क्वेश्चन है कि ये अपर लिमिट का इंटीग्रेशन है, ये तो इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट भी है, तो इसीलिए अपर लिमिट यहाँ पे दिया है और लोअर लिमिट यहाँ पे दिया है 1 and -1। तो अपर लिमिट इज 1 माइनस लोअर लिमिट -1। उसके बाद सेकेंड इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो, ये जो -1 वाला ब्रैकेट है ये यहाँ पे आपने लाया। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन सेम जैसे कि फर्स्ट स्टेप में किया, cos का sin n pi by 2, और फिर से ये जो है ये भी वही डिनोमिनेटर से ऊपर हमने कॉल किया 2 by n pi। दिस इज व्हाट द फंक्शन। ये होने के बाद इसका फिर से अपर लिमिट 3 एंड लोअर लिमिट 1, दैट्स इट। ओके यस सर। ओके फाइन। अभी आपको ये पता है, ऐसा मैं समझता हूँ, आपको क्या पता है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे पुट करना है, पता है ना आपको इंटीग्रेशन में? यस Yes, sir. तो बता सकते हैं क्या वैल्यूज आएंगे? देखिए सबसे पहले 1 पुट करेंगे t की जगह, मतलब 1/2 2 pi n pi by sin n pi by 2। उसके बाद माइनस t की वैल्यू ये, फिर इधर 3 पुट करेंगे ना -2। ये करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलता है ये पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलता है ये कैसे है, ये एक्सप्लेन करना है। No, sir. गुड, वेरी गुड। चलो ये इस इक्वेशन को एक बार थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से देखिए। 1/2 2 by n pi sin n pi by 2। इसमें एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो 4 पॉइंट्स है इसमें से ये पॉइंट
ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, मतलब साइन एन पाई बाय 2, ओनली एक ही पॉइंट सेम नहीं है, दिस वन। अभी इसको मैं सॉल्व कैसे करता हूँ देखिए। क्या आपको नेक्स्ट इक्वेशन समझ में है? यस और नो? Yes, sir. Yes. बता सकते कैसे है? Sine pi minus 3 and pi by 2. नहीं नहीं, मेरा कहना क्या है, इस इक्वेशन के बाद ये जो इक्वेशन है ये समझ में है आपको कैसे है? Yes, sir. ठीक, नहीं तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, अदरवाइज आई वाज थिंकिंग टू एक्सप्लेन। सगळ्यांना आलं लक्षात? सर एक बार बताओ सर, 3 कहाँ पर गया? 3 कहाँ पर गया? दैट वाज माय क्वेश्चन, इसलिए मैं समझ में सर, पूछ एक रहा बार था। देखिए आपको थोड़ा सा समझिए, पहले इक्वेशन में क्या है, माइनस साइन 3 पाई बाय 2, सॉरी माइनस साइन 3 एन पाई बाय 2, पहले इक्वेशन में ये है, और सेकंड इक्वेशन में कुछ वो नहीं है। ये किसको समझ में है, ये क्वेश्चन है, नहीं समझ में आई अंडरस्टैंड, किसी को समझ में दैट वाज इनटू क्वेश्चन। ठीक है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए देखिए, तो ये समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा 12th में जाना पड़ेगा। जिनका डिप्लोमा होल्डर्स है उनको शायद पता हो, लेकिन जो 12th वाले उनको ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं हुआ है। इसका रिलेशन हम एक बार पहले लर्न कर लेते हैं, फिर आई एक्सप्लेन। इसका मीनिंग होता है कि साइन एन पाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस साइन 3 एन पाई बाय 2। ये कंडीशन है, इसीलिए मैंने क्या किया कि माइनस साइन 3 एन पाई बाय 2 को रिप्लेस किया साइन एन पाई बाय 2। फिर आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे सर ये ऐसे कैसे अपने मन से करते हो कि माइनस साइन 3 एन पाई बाय 2 को आप रिप्लेस करते हो, ताकि वो सेम होना चाहिए ना। ये मैथमेटिकल बेस्ड इक्वेशन है। ये कैसे, वो देखिए। सबसे पहले हमारे 12th में ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया जाता है, जिसमें थीटा डिग्री चेंज होती है 0 to 90 डिग्री, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक, ये हमने सॉल्व किया, ये आप बढ़ चुके हो, आपको पता है सभी वैल्यूज कैसे आती है। ठीक है, हाँ एक पॉइंट मैं आपको बता, ये जो नॉट डिफाइंड वाले हैं, जो इसमें टेबल में नॉट डिफाइंड 4 बार दिए है, ये नॉट डिफाइंड का फूरियर सीरीज नहीं निकाल सकता है जब ये फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलो कमिंग टू द पॉइंट, हमें ये पता करना है कि क्या रिलेशन है साइन एन पाई बाय 2 एंड साइन 3 एन पाई बाय 2 के बीच में। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक बार आपको समझ में आता है, तो अभी आप देखिए, सबसे पहले मैं साइन वेव प्लॉट करता हूँ उस इक्वेशन को समझने के लिए, इस रिलेशन को समझने के लिए हम साइन वेव प्लॉट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इससे क्या होता है, अभी आपको साइन 90 पता है, साइन 90 कितना है 1, क्या मुझे बता सकता है साइन 270 डिग्री कितना होता है? साइन 1 270, वेरी गुड। माइनस Minus 1. साइन 45, साइन 450 डिग्री, साइन 720 डिग्री, 1 सर, 1 1. साइन 721। ओके गुड गुड गुड, अप्रिशिएबल अप्रिशिएबल, सो वेरी गुड अप्रिशिएबल। मैं जिनको नहीं पता डिप्लोमा होल्डर, इनको भी एक बार बता देता हूँ कैसे इनको पता करना है। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखें, साइन की वैल्यूज 3 ही होती है, एक तो 1, 0 या -1, 1/√2, ये इन बिटवीन होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस विल बी बिटवीन -1 to 1 या 1 to -1। ये हो गया साइन वेव। और इस टेबल को हम अभी इस एंगल को, मतलब साइन थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री, इसको हम प्लॉट करेंगे। ये हो गया साइन वेव। अभी इसका हम सबसे पहले प्लॉट करते हैं -1, 0 एंड -1, फिर हम प्लॉट करते हैं पाई बाय 2। तो ये हो गया आपका पाई बाय 2, जो अभी तक हमने टेबल में देखा है। लेकिन पाई बाय 2 के बाद हमें सॉल्व करना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स में आप हर बार कैलसी यूज नहीं कर सकते, तो बेटर वे आप कैसे सॉल्व करो। देखिए पाई बाय 2 हो गया, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाय 2, ये हो गया 2 पाई, 5 पाई बाय 2, 3 पाई,
7 पाई बाय 2, 4 पाई, 9 पाई बाय 2, पाई, 11 पाई बाय 2। इस डायग्राम से आप क्या समझते हो? तो सबसे पहले समझिए पाई बाय 2 मतलब 90। और आप एक थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए इस डायग्राम में ये जो पॉइंट्स है इसमें 4 का डिफरेंस है। मतलब 1 पाई बाय 2 के बाद 5 पाई बाय 2 के बाद 9 पाई बाय 2 के बाद 13 पाई बाय 2, ये सभी इसकी वैल्यूज होती है 1। So 1 into 90, 90 degree 1. 5 into 90 मतलब 450 is 1. 9 into 90, 810 is 1. So this is what the way. Second, इसमें 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई मतलब even and odd all will be a 0. तो इस साइन वेव से हमें ये पता चलता है when साइन वेव is 1 for 1, 5, 9, 13, 17, 21 and pi by 2. When sine is 0 for sine 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. And when sine is -1, it is -1 for 3. उसके बाद 4 का डिफरेंस 7, 11 and so on. इससे हम ये कंक्लूड करते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे पाई बाय 2 यहाँ पे दिया है। पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है? +1। और साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितने दी है? -1। तो इससे हमें ये पता चलता है कि माइनस साइन 3n पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन n पाई बाय 2 मतलब माइनस इज फ्रॉम फॉर्मूला, minus is from formula sin 3n pi by 2 is itself a minus, so minus minus will be a plus and plus is what? sin n pi by 2। इसीलिए माइनस साइन 3n pi by 2 को हम sin n pi by 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। ये समझ में आया? ओके Yes, sir. अभी मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला बताता हूँ जो हमें 12th में हमें 12th में बताया। कभी भी कैलसी यूज मत करो ट्रिग्नोमेट्रिक में। सीईटी में आपको अच्छा स्कोर आता है ये आपको पता हो कि ये इसमें क्या पता है कि साइन n पाई, n की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑल, ये हमेशा 0 रहेगा। साइन अभी कोई भी कुछ मुझे साइन 17 0, साइन 15 पाई 0, कुछ भी हो जाए साइन n पाई विल बी ऑलवेज 0 इफ द वैल्यू ऑफ n इज 1 to onwards। लेकिन सेकंड कंडीशन देखिए, इसमें साइन n पाई बाय 2, n पाई बाय 2 में हम n को स्प्लिट करते हैं। n कब 1 रहेगा और कब -1 रहेगा? इफ द वैल्यू ऑफ n इज 1, 5, 9, 13 मतलब 1 के बाद 4 के डिफरेंस है 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 एंड सो ऑन, ये हमेशा 1 रहेगा। फिर साइन n पाई बाय 2 ये कब -1 रहेगा? ये तब रहेगा यू स्टार्ट विद 3 एट अ डिफरेंस ऑफ 4। 3 का डिफरेंस 4 के साथ 7, 11, 15, 19, 22। अब आपको कभी भी दुनिया में कैलसी यूज करने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी पूछे ये मुझे पता है। साइन n पाई इज ऑलवेज 0, साइन n पाई बाय 2 159 की सीरीज में ये 1 रहता है और 3, 7, 11 की सीरीज में -1 रहता है। दैट्स इट। इस इक्वेशन के जरिए जैसे मुझे पता चल जाता है कि माइनस साइन n पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन n पाई बाय 2, हमने इस इक्वेशन को होप सो यू अंडरस्टँड दिस। आता याच्यानंतर बघा याची ऍडिशन करा, साइन n पाई बाय 2, साइन n पाई बाय 2, साइन n पाई बाय 2 and sin n पाई बाय 2, that becomes 4 sin n पाई बाय 2 in denominator sin n पाई। चलो ये आपने निकाला है an, आपको कोएफिशिएंट कौन से निकालना था? a0, an, bn, तो उसमें से a0 and bn is 0। फिर आपको क्या सॉल्व करना है? ओनली an, तो आपने यहाँ पे an सॉल्व कर। इस an में एक और दिक्कत है कि आपको जो n की है n की वैल्यू स्पेसिफाई करना है कि ये क्या रहेगी, तो वो भी बता करो क्योंकि n की वैल्यू साइन फंक्शन के साथ है, तो साइन n पाई बाय 2 का आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा समझते ही होता क्या। चलो इक्वेशन लिखता हूं मैं n। यदि ये जो साइन n पाई बाय 2 का n सपोज इवन है, परत एकदा सांगतो,
जर ही n आहे ना, n ची व्हॅल्यू काही राहू शकते 1 to infinity. If this value of n is even म्हणजे समजा 2, 4, 6, 8, the equation will sign 2 pi, 4 pi, 6 pi, which is 0. This is 0. So this equation an, the value of an will be a 0. Value of an will be a 0 when n is even. Value of an is 0 when n is even. हे समजलं का? Yes, sir. दुसरा गोष्ट सांगतो, an काय आहे? ऑड सिमेट्रीचा कोएफिशियंट, बरोबर? an इज ऑड सिमेट्री, आणि जर n इव्हन असेल तर तो तसाच 0 होणार आहे, कारण की ऑडला इव्हन प्रॉपर्टी अलाउच नाही करत. मीन्स इफ द व्हॅल्यू ऑफ n इज इव्हन इन ऑड सिमेट्री, then definitely function will be 0. So the first condition, what I understand, की n is even, split, the function is 0. त्यानंतर when the value of n is 1, 5, 9, 13, 17, 21, त्यावेळेस व्हॅल्यू काय राहील? ऍक्च्युअल an ची 4 pi n pi, म्हणजे an चा व्हॅल्यू राहील 4 by n pi, तेव्हा ज्यावेळेस the value of n is 1, 5, 9, 13, क्योंकि हमें पता है उस टाइम साइन n pi by 2 +1 होता है, +1 into 4 by n pi, 4 by n pi. And when the value of n is 3, 7, 11, 15, the equation will be a -4 by n pi. इथे माइनस कुठून आला आहे? This minus is from sin n pi by 2. कारण की sin n pi by 2 for 3, 7, 11, 15 हा नेहमी -1 असतो. Hope so you got it this point. Now आता मला a0 and bn 0 आई नो, an हमने सॉल्व किया, इसको भी हमने कंडीशनल भी सॉल्व किया. अभी मुझे a0 an वैल्यू पुट करना है इस इक्वेशन, पुट करना है इस इक्वेशन. सांगू शकता इक्वेशन कुठून आलंय? क्या बता सकते हो इक्वेशन कहां से है? x of t is equals to n is equals to 1 an cos n pi by 2t. सांगू शकता का? हे सर नो, दिस इज सिंपल. स्टँडर्ड इक्वेशन नाही, हे इक्वेशन आलेलं आहे मला आठवत असेल मी इथे एरो काढला होता, कारण की a0 हा 0 आहे, bn पण हा 0 आहे. 0 असला म्हणजे हे टर्म 0 होऊन जाईल, हे टर्म 0. So x of t is equals to summation n भरू, कारण की तुम्हाला फोरियर सीरीज काढायचं है. फोरियर सीरीज साठी तीनों पण कोएफिशिएंट निकालना जरूरी है. तीनों कोएफिशिएंट कब निकालेंगे आप? जब आपको 3 कोएफिशिएंट हो, तो 3 में से तो 2 0 है, तो बचा कौन सा an. इसीलिए इस इक्वेशन को हमने कॉपी किया, और यहाँ पे टेस्ट कर, क्योंकि a0 एंड bn 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है. अभी इसमें आपको सिर्फ an पता होना है. an तो अभी हमने सॉल्व कर दिया. ये हमने n भी सॉल्व कर दिया. अभी इसको n की वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन आ जाता है 4 pi by cos n pi by 2, ये आपको पता है, एंड सो ऑन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज व्हाट द इक्वेशंस एंड देयर प्रोसेस. इसमें हम क्या करते हैं, ये सभी an की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं. जब n की वैल्यू 1, 5, 9 है, इक्वेशन प्लस है, जैसे अल्टरनेट प्लस है, अल्टरनेट माइनस है, प्लस माइनस, ये इसीलिए क्योंकि 1 इवन के लिए तो सिग्नल 0 है, बट ऑड में 1, 5, 9, 13, 17 के लिए +1, 3, 7, 11, 15 के लिए -1. ये आपका फंक्शन है, और यहाँ पे आपका इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर कंक्लूड होगा. दिस इज व्हाट योर इक्वेशन एंड आंसर्स. हाँ, ये कैसे है, हे जर विचारायचं असेल तर डोंट वरी, जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ an इनटू दिस इक्वेशन, और आप इसको एक्सप्लोर करो विद द वैल्यू ऑफ n. अभी 1 to infinity सॉल्व नहीं कर सकते, हम 2, 3, 4 कोएफिशिएंट लेते हैं. सो 1, 3, 5, 7, तो इसीलिए हमने n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 5 एंड n इज इक्वल्स टू 7 को सॉल्व किए.
फिर इसमें से 4 पाई बाय पाई कॉमन निकाले, बचे फंक्शन cos 3 पाई sin पाई एंड 5 पाई एंड 7 पाई, इसको सेपरेट करते हैं एंड सो ऑन भी दे दिए। सो ऑन इसीलिए क्योंकि इन्फिनिटी प्रॉब्लम है, रेंज इन्फिनिटी तक है इसलिए। गॉट इट? समझ में आई आपको? देखिए बना, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस, अरे आलाय का लक्षात? एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. ओके ओके। सर तो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम अभी? आपको स्क्रीनशॉट लिए आपने? Yes, sir. सर बुक लिए। हम्म, चलो वेरी गुड। ये करने के बाद आपको मैं एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ। ये अभी नहीं, बाद में सॉल्व कीजिए, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपको टाइम t निकालना है, फिर ओमेगा 0 निकालना है, फिर आपको बताना है कौन सी सिमेट्री है और कौन सी सिमेट्री निकाल कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये तो ये हाफ वे सिमेट्री नहीं है, ये आपको जो भी है इसके कोएफिशिएंट्स को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इससे भी इजी प्रॉब्लम भी दे सकता है, लेकिन ये भी आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। अभी इससे हम कंक्लूड क्या करते हैं, इस इक्वेशन में देखिए हमारा आंसर x ऑफ t जो है इन टर्म्स ऑफ कॉस आया, और आपका जो इक्वेशन इनपुट था वो था नॉन साइनोसाइडल। तो आपको याद इस यहाँ पे बताना है कि पीरियोडिक सिग्नल्स को फोरियर सीरीज क्या करता है, कोई भी दुनिया की कोई भी वेव हो जो नॉन साइनोसाइडल है, नॉन साइनोसाइडल को ये सिग्नल फाइनली साइनोसाइडल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसीलिए आपका फाइनल आंसर अभी साइन या कॉस में रहता है, ये आंसर आपका कॉस साइन फंक्शन है। so, इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि द गिवन फंक्शन कन्वर्टेड नॉन साइनोसाइडल सिग्नल इनटू साइनोसाइडल सिग्नल। ये थी डेफिनेशन। इसमें हमने क्या बताया, एनी पीरियोडिक नॉन साइनोसाइडल सिग्नल कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर वेटेड सम ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड साइनोसाइडल सिग्नल। मींस वी कन्वर्ट एनी नॉन साइनोसाइडल पीरियोडिक नॉन साइनोसाइडल सिग्नल इनटू साइनोसाइडल सिग्नल। So this is what the approach to solve any Fourier series. Okay. So now do one thing. We'll stop here. Okay. इसके बाद आपका डायरेक्टली थर्ड लेक्चर होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 20-25 मिनट्स थोड़ा एक्सटेंड किए। नेक्स्ट लेक्चर आई एक्सप्लेन मोर डिटेल। इस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और आपको ये भी सॉल्व करना है कि इसमें a0, an एंड bn में से कौन सा फंक्शन 0 है और कौन सा फंक्शन 0 नहीं है। सर मागील एक्झाम्पलचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे. ओके ओके ओके। This is our first screenshot. ओके, लँडस्केप मध्ये मोबाईल करा आणि त्याला टॅप टू स्क्रीन करा, फुल स्क्रीन होऊन जाईल मोबाईल मध्ये, आणि त्याला स्क्रीनशॉट घ्या. घेतला का? Shall I move? Second slide. थर्ड लगा तो थर्ड, फोर्थ, तुमच्या कामाचं नाही थांबून बसेल सुद्धा तुमच्या माहितीसाठी. फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ, लास्ट. Sir, हम्म
सर ते लास्ट आन्सर एक्स ऑफ टी मध्ये -4/π कॉमन काढलं ना तर ते -1/3 1/5 ते लिहिलं नाही लास्ट मध्ये. येस येस, व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. इथे ना, हा हा, व्हेरी गुड. ते लिहावं लागेल. हम्म, हम्म. 4/π नंतर तुम्हाला ते लिहावं लागेल 1/3 1/5 1/7. व्हेरी गुड. स्क्रीनशॉट मध्ये थोडंसं करेक्शन करून घ्या ना. ते काय ते थोडंसं टाईप करतो ना याच्यामध्ये थोडंसं अडचण येते. 1/3 1/5 1/7. व्हेरी गुड. ओके. सो येस सर. आता काय करायचं, तुम्ही नेक्स्ट त्याला याला सॉल्व्ह करायचं आणि समजा उद्या लेक्चर आपलं याच्यावर आपण डिस्कस करू. ठीक आहे. आणि आता जास्तीत जास्त प्रॉब्लेम मी तुम्हाला सॉल्व्ह करायला देईल आणि देन आपण त्याच्यावर डिस्कस करू. ठीक आहे. सो we'll stop here and next lecture will conclude, we'll start with this problem. Okay, thank you.